आज हम दशमेश गुरु के इस बलिदानी बेटे की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों से वो सीखेंगे जो हमारी जिंदगी के आखिरी पल तक हमारे साथ रहेगा। अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का मुझे हक नहीं है। भगत ने सचमुच मौत की मांग में सिंदूर भरा और जाते जाते अपनी माँ को बस इतनी सी तसल्ली दे गए कि तू न रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ। भारत माँ का सिपाही हूँ, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। क्या हुआ था उन आखिरी कुछ घंटों में, और जो हुआ उसे आज 90 साल बाद जानना और दोहराना क्यों जरूरी है? क्योंकि महान लोगों की मौत एक बार नहीं, 2 बार होती है। पहली बार जब उनके प्राण शरीर को छोड़ देते हैं, और दूसरी बार जब हम उनके जीवन से कुछ सीखना छोड़ देते हैं। सरदार भगत सिंह के जीवन और उनकी मृत्यु दोनों को मैं दुनिया का महानतम लिटरेचर मानता हूं। आज हम दशमेश गुरु के इस बलिदानी बेटे की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों से वो सीखेंगे जो हमारी जिंदगी के आखिरी पल तक हमारे साथ रहेगा। भगत सिंह से कुछ ना सीखने का मतलब है उनको दोबारा मरने देना, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। न जाने किसकी नजर लग गई थी पैरों को, तमाम उम्र चले और कहीं नहीं पहुंचे। ऐसा होता है जब चलने वाले को यही ना पता हो कि पहुंचना कहां है। हम में से कितने ही काबिल लोग अपना लक्ष्य चुनने में इतनी देर कर देते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वक्त ही नहीं बचता। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सिर्फ 12 साल। वो बैसाखी का दिन था। ब्रिटिश फौज ने उत्सव का दिन मातम में बदल दिया। हजारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया। भगत ने लहू से लाल हो चुकी जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर के सौगंध ली, अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। 12 साल की अबोध आयु में जब उनके उम्र के बच्चे शायद गिल्ली डंडा खेल रहे होंगे, भगत ने तय कर लिया कि अंग्रेजों के खून से होली खेलेंगे, और जो तय कर लिया वो करके दिखाया। उस दिन के बाद एक पल के लिए भी भगत का फोकस नहीं हिला। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना सब चलता रहा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड लक्ष्य एकदम साफ था, अंग्रेजों का अंत। एक दिन की बात है, उनके पिता ने देखा कि नन्हा भगत मिट्टी में कुछ दबा रहा है। उन्होंने पूछा तो भगत बोले, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में पिस्तौल बो रहा हूं। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। सचमुच भगत सिंह की दागी हुई गोलियां गिनने में अंग्रेजों का नंबर सिस्टम फेल हो गया। हम जिस भगत को जानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, जिसके पोस्टर्स घर की दीवारों पर लगाते हैं, वो भगत अनगिनत किताबों से गढ़ी हुई एक प्रतिमा है। भगत सिंह के रोम रोम में हजारों पन्नों का ज्ञान भरा हुआ था, और इसीलिए जिंदगी के हर सवाल का माकूल जवाब था उनके पास। भगत के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी आपने। क्या आपको ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई कहानी याद आती है जहां भगत कंफ्यूज नजर आए हों, सही और गलत का भेद न कर पाए हों, किसी दोराहे पर आकर लड़खड़ाए हों? कभी नहीं, कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिमाग है, लेकिन जो पढ़ता है वो हजारों दिमागों का नॉलेज अपने अंदर भर लेता है, और जब परिस्थितियां प्रश्न करती हैं तो हजारों दिमागों से सोच के उत्तर देता है। भगत बचपन से ही किताबों की ओर झुके हुए थे। महापुरुषों की कहानियां, इंस्पिरेशनल स्टोरीज और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना उन्हें खास तौर पर पसंद था।
वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने पढ़ने का दायरा भी बड़ा कर लिया। भगत किसी एक विचारधारा का नहीं, हर तरह की विचारधारा का लिटरेचर पढ़ा करते थे और उससे नोट्स भी बनाते थे। भगत जेल में थे तो लेनिन को भी पढ़ते थे और सावरकर को भी, मार्क्स को भी पढ़ते थे, विवेकानंद को भी, मेजिनी को भी पढ़ते थे और गुरु गोविंद सिंह जी को भी। सावरकर की लिखी हुई किताब हिंदू पद पदशाही भगत ने बड़े गौर से पढ़ी थी। और गौर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी में इस किताब से बाकायदा नोट्स बनाए थे। ये वही किताब है हिंदू पद पदशाही जिसके बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था, इसे कौशल से, अग्नि और प्रेम बरसाती जिह्वा से लिखा गया है। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय अ टंग व्हिच शावर्स लव एंड फायर बोथ एट द सेम टाइम। अल्लामा इकबाल के शेर भगत को दीवानगी की हद तक पसंद थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में इकबाल के कई शेर लिखे थे। मुझे कुछ याद आते हैं। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इकबाल के और भी शेर भगत सिंह ने अपनी डायरी में नोट किए हुए थे। मैं उनकी महफिले इशरत से कांप जाता हूं जो घर को फूंक कर दुनिया में नाम करते हैं। एक और शेर, कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। भगत ने जो किताबें पढ़ी उन्होंने भगत को एक सांचे में ढाला, उनकी सोच को नया आकाश दिया। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि लेनिन और मार्क्स की किताबों ने भगत को क्रांतिकारी बना दिया। भगत क्रांतिकारी पैदा हुए थे। जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जब उन्होंने 12 बरस की उम्र में अंग्रेजों के अंत की सौगंध उठाई थी, जब वो मिट्टी में बंदूकें बो रहे थे, तब तक तो उन्होंने लेनिन और मार्क्स को पढ़ा भी नहीं था। तो बहुत हद तक यह संभव है कि जुल्म के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने की प्रेरणा उनको गुरु गोविंद सिंह जी से मिली हो, क्योंकि बचपन से वो गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ते आ रहे थे। एक साधारण से परिवार में जन्मे असाधारण बच्चे को भारतवर्ष का हीरो बनाने में किताबों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। ये बात सच है और सीखने लायक है। भगत बहुत हैंडसम थे। एक टर्म है इंग्लिश में, हार्ट ब्रेकिंगली हैंडसम। गबरू जवान सरदार। कॉलेज में लड़कियां भगत पर जान छिड़कती थीं। और ऐसा नहीं है कि भगत खुद रोमांटिक नहीं थे। कभी मोहब्बत के सवाल पर भगत ने पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा था, पंडित जी, आज हमारे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है। इस जिंदगी में तो आजादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा। अगला जन्म मिला तो एक ही काम करेंगे, सारी उम्र महबूब की बाहों में गुजार देंगे। ये वही भगत थे जिनके बारे में उनके यार कहा करते थे कि वो बिरह के गीत सुन के, दर्द भरे नगमे सुन के रो पड़ते थे। गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं मगर ए दोस्त, ये क्या हुआ कि दिले बेकरार भर आया। साफ जाहिर है भगत के सीने में एक धड़कता हुआ दिल था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आज़ादी की राह में किसी भी दिन कोई उड़ती हुई गोली उनके दिल के धड़कने पर एतराज कर सकती है। फिर उसका क्या होगा जिसे वो अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ जाएंगे। मिट्टी में बंदूकें बोने वाले भगत ने कभी मोहब्बत का पौधा अपने दिल की जमीन पर पनपने ही नहीं दिया। मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। भगत 16 साल के थे जब उनके माता पिता शादी के लिए उन पर दबाव डालने लगे। भगत जानते थे कि दुनिया में किसी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन उस मां को नहीं जिसकी आंखें बेटे के सर पे सेहरा देखने के लिए तरस रही हों। बड़ी से बड़ी चुनौती से हंसते हुए लड़ जाने वाले भगत मां की मासूम सी जिद से नहीं लड़ पाए और एक दिन चुपके से कानपुर भाग गए। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों किया भगत? तो बोले, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का मुझे हक नहीं है। भगत ने सचमुच मौत की मांग में सिंदूर भरा और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी सी तसल्ली दे गए कि तू न रो मां,
तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह अपनी बैरक में कैद हैं। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट्स और बार्कर उनसे मिलने आते हैं। कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। हम सब भूल जाएंगे, बस तुम झुक जाओ भगत, एक बार झुक जाओ। भगत सिंह मुस्कुराकर अंग्रेज ऑफिसर्स की ओर देखते रहे, कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बोल रही थी कि तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जैसे कट जाना आता है। लेकिन भगत सिंह ने रॉबर्ट्स और बार्कर की बात मानकर अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, भारत मां का सिपाही हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। यह युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की यह जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई, पहुंचा दिया भगत को फांसी के तख्ते तक। और भगत, उन्होंने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी सही। भगत ने फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हों। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। जय हिंद, जय भारत, जय भगत।